गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संतोष सैनी, आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 7 की संस्कृत क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है समास, जिसमें हमने अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास तो हमने कर लिए। आज हम पढ़ेंगे क्रमधारय समास। ठीक है, तो पहले तो आप इसके बारे में समझिए कि क्रमधारय समास किसे कहते हैं। यानी जिसका प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है, अथवा एक पद में और दूसरा पद उपमान का होता है, तो वो कौन सा समास कहलाता है, क्रमधारय समास कहलाता है। तो लिखिए, परिभाषा लिखिए पहले। जिसमें पहला पद विशेषण, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा एक पद में अथवा एक पद में तथा दूसरा पद उपमान हो, से समास कहते हैं। जैसे इसमें क्या बताया गया कि जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से, एक पद में और दूसरा पद उपमान। पहले तो ये देखेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जिसका पहला पद विशेषण हो, यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले हो, और दूसरा पद विशेषण की विशेषता बताने वाले हो। ठीक है, जैसे कृष्ण सामासिक समस्त पद लिखेंगे, जैसे समस्त पद, यह विग्रह, विग्रह। तो देखो समस्त पद हम करेंगे, जैसे कृष्ण है सर पर, कृष्ण सर पर, तो कृष्ण सर पर का जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कृष्ण है सर पर। अब इसका हिंदी में विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, काला है जो सर। ठीक है,
इसी तरह है महर्षि। महर्षि का क्या करेंगे? महांस असौ ऋषि। महांस असौ ऋषि। महान है जो ऋषि वो क्या कहलाता है? महर्षि कहलाता है, यानी महान है जो ऋषि। अगला है महादेव है। महांस असौ देव है। महांस असौ देव है। महान है जो देव वो क्या कहलाता है? महादेव। महान है जो देव। अगला है महापुरुष है। महान है जो पुरुष। महापुरुष है। महास असौ पुरुष है। महान है जो पुरुष। अगला है पीताम्बरम। पीताम्बरम तो क्या हो जाएगा? पीतम च तत् अंबरम। क्या हो जाएगा? पीतम अंबरम। पीतम अंबरम। अब इसी तरह है, नेक्स्ट है चंद्र कमल घन श्याम है। यहाँ हो जाएगा समस्त पद और ये हो जाएगा विग्रह, समास विग्रह। घनश्याम है। इसका हो जाएगा घनश्याम। घन श्याम है। घन श्याम है। कमल मुखम। ये हो जाएगा कमल। कमल इव मुखम। कमलम इव मुखम। नेक्स्ट है चंद्रमुख है। चंद्रमुख है तो इसमें हो जाएगा चंद्र है इव मुख है। चंद्र है इव मुख है। अगला है नील कमलम।
नीलम कमलम। नीलम कमलम। आगे है वीर पुरुष है, महामुनि महान स असौ मुनि। महान है जो मुनि वो होता है महामुनि। महादेवी महती च असौ देवी। महान है जो देवी महादेवी। ज्येष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ है च ये पुत्र है, बड़ा है जो पुत्र, ज्येष्ठ है जो पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र है। तो देखो यहाँ पर कृष्ण सर्प है, सर्प है, इसका प्रथम पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है। तो सर्प तो है लेकिन कैसा है, काला है, ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा कृष्ण सर्प है। महर्षि ऋषि तो है लेकिन कैसा है, महान है, तो क्या हो जाएगा महर्षि। देव तो है लेकिन कैसा है, महान है, तो महान है जो देव, महान से ऐसा देव है, तो हो गया महादेव है। महापुरुष है, महान से अशौ पुरुष है, महान है जो पुरुष महापुरुष है। आगे है पीतांबरम, पीतम अंबरम यस्य, या फिर हो जाएगा पीतम अंबरम, पीले हैं जो वस्त्र, पीले हैं जो अंबर। अब आगे देखो घनश्याम। मैंने यहाँ लिखा था कि जिसमें पहला पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष्य हो तो वो तो हो गए ये, और अथवा एक पद उपमेय अथवा दूसरा पद उपमान अर्थात तुलना करने योग्य हो तो वो होता है उपमेय और उपमान। एक वस्तु की दूसरी वस्तु से क्या की जाती है, तुलना की जाती है, वो क्या कहलाता है, उपमेय उपमान कहलाता है। तो देखो घनश्याम है तो हो गया घन एवं श्याम, घन के समान है जो श्याम, है ना, तो घन यानी होता है बादल, इव श्याम है तो श्याम यानी श्री कृष्ण के लिए आया है, तो बादल के जैसे है कौन, श्री श्याम अर्थात कृष्ण। कमल मुखम, मुख के जैसा, कमल के जैसा है मुख, यानी तुलना की गई ना, मुख तो है लेकिन कैसा है, कमल जैसा, तुलना की गई है मुख की कमल से तुलना की गई है, ठीक है, घन की श्याम से तुलना की गई है। आगे है चंद्रमुखम, चंद्रमा के जैसा है जिसका मुख चंद्रमा के जैसा है, जो मुख वो क्या कहलाता है, चंद्रमुखम कहलाता है। तो यहाँ पर हो गया चंद्र है इव मुखम, चंद्र के चंद्रमा के समान है जिसका मुख। नील कमलम, नीलम कमलम, नीला है जो कमल, नील कमल का, कमल तो है, यहाँ रंग के आधार पर इसकी विशेषता बताई गई है कि कमल तो है लेकिन उसका रंग कैसा है, नीला है। इसी तरह श्वेत कमलम हो जाएगा, श्वेत कमलम, तो क्या हो जाएगा श्वेतम कमलम। श्वेतम कमलम, श्वेत यानी होता है सफेद, कमल तो है रंग के आधार पर कमल तो है लेकिन कैसा है, सफेद है। तो इस प्रकार ये हुआ कर्मधारय समास जो विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान के आधार पर इनकी विशेषता प्रकट की जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर कर्मधारय समास में अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब हम इसी के आगे पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास पहले समझिए कि द्विगु समास किसे कहते हैं। देखो यहाँ द्वि, द्वि का मतलब दो, संख्या ज्ञान
कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो अर्थात यदि क्रमधारय समास का पहला पद संख्यावाची हो तो उसे भी द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, इस समास में समाहार अर्थात समूह का बोध होता है। तो इसमें लिखो इस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। इस समास में समाहार यानी समूह का बोध होता है। विग्रह करते समय समाहार है, अर्थात समूह शब्द का बोध होता है। इसमें समूह शब्द का बोध होता है और समस्त पद इसमें होता है नपुंसकलिंग। समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन का होता है। एक वचन में होता है। समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। जैसे और इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर एक वचन का अगर षष्ठी विभक्ति का एक वचन है तो एक मतलब षष्ठी विभक्ति का बहुवचन यानी इसमें समाहार समूह शब्द का बोध कराया जाता है ना, तो यानी बहुवचन तो होगा ही होगा। तो षष्ठी का बहुवचन विग्रह करेंगे तो षष्ठी का बहुवचन शब्द का प्रयोग होगा, पता है ना। षष्ठी का बहुवचन जैसे रामस्य रामयो रामाणाम, तो रामाणाम होता है ना, तो षष्ठी का बहुवचन होता है। तो उसी तरह इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूं पंचपात्रम, जैसे पंचपात्रम, तो यहाँ पर देखो यहाँ क्या लिखा था कि नपुंसकलिंग समस्त पद होता है वो नपुंसकलिंग एक वचन का होता है। और नपुंसकलिंग एक वचन का जैसे फल में फल के रूप चलेंगे तो फलम होता है ना, उसी तरह पंचपात्रम हो गया है ना। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो कैसा होगा, यानी षष्ठी के बहुवचन में हम इसका प्रयोग करेंगे और समाहार शब्द का समूह शब्द का यहाँ पर बोध होगा। तो क्या हो जाएगा, पंचानाम पत्राणाम समाहार है। पंचानाम पत्राणाम समाहार है यानी 5 पात्रों का समूह है। अब इसी तरह आगे है चतुर्युगम।
जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, 4 युग है ना। तो इन्हीं युगों के बारे में पूछा है कि चतुर्युगम, 4 युग तो चारों युगों का समूह है। तो क्या हो जाएगा, चतुर्णाम युगानाम, युगानाम षष्ठी का बहुवचन का क्या हो जाएगा, युगानाम, युगानाम। अब हम समाहार शब्द का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा समाहार है। तो क्या हो जाएगा, चतुर्णाम युगानाम समाहार है। अब इसी तरह हम पंचवटी, अब देखो इसमें आ रहे हैं सब में संख्या, इसमें 5 क्या है, इसमें 4 क्या है, इसमें भी 5 क्या है। तो पहला पद क्या है, संख्यावाची है। बस यही बात ध्यान रखना, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है और जब हम विग्रह करते हैं तो षष्ठी बहुवचन में इसका विग्रह करेंगे और समाहार शब्द का प्रयोग करेंगे, समूहवाचक शब्द में इसका बोध होगा। तो पंचवटी का, पंच में षष्ठी का बहुवचन लगाएंगे तो पंचानाम, वटी में लगाएंगे तो वटानाम, फिर आगे लगा देंगे समाहार। तो क्या हो जाएगा, पंचानाम, वटानाम, समाहार है, 5 वटों का समूह है। अब आगे है पंचतंत्रम, पंच का हो जाएगा पंचानाम और तंत्र का षष्ठी बहुवचन में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तंत्राणाम, पंचानाम, तंत्राणाम समाहार है। पांच तंत्रों का समूह है। इसी तरह है हो जाएगा त्रिलोकम, त्रिलोकम। तो त्रि में षष्ठी बहुवचन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, त्रयाणाम, लोक में लगाएंगे तो हो जाएगा लोकानाम, समाहार शब्द का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा त्रयाणाम, त्रयाणाम लोकानाम, समाहार है। तीनों लोगों का समूह है। तो इसी प्रकार आपको पता चल गया ना कि द्विगु समास किसे कहते हैं, यानी जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, जिसके तीनों पहला पद देखो पंचपात्र में, और ये संपूर्ण समस्त पद होता है वो नपुंसकलिंग के एक वचन में होता है। पहला पद संख्यावाची होता है। जब हम विग्रह करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये षष्ठी बहुवचन में इसका प्रयोग होगा, क्योंकि समूह शब्द में तो प्रयोग होगा ही होगा, और हम एक वचन नहीं लगाएंगे ना द्विवचन लगाएंगे, हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो षष्ठी का बहुवचन, पंच में षष्ठी लगाएंगे तो पंचानाम हो जाएगा, पात्र में षष्ठी लगाएंगे तो पात्रानाम हो जाएगा, पंच पात्रम, पात्रानाम है, सॉरी, पंचानाम पात्रानाम समाहार है, 5 पत्रों का समूह है। आगे है चतुर्युगम, चतुराणाम युगानाम समाहार है, 4 युगों का समूह है। अब इसी के आगे है पंचवटी, तो पंचानाम वटानाम समाहार है, 5 वटों का समूह है। आगे है पंचतंत्रम, पंचानाम तंत्राणाम समाहार है, तो क्या हो जाएगा, 5 तंत्रों का समूह है। त्रिलोकम, त्रयाणाम लोकानाम समाहार है, 3 लोकों का समूह है। तो समाहार शब्द का प्रयोग करेंगे षष्ठी
प्रयोग करेंगे। समस्त पद होगा वो नपुंसकलिंग के एक वचन का होगा और जिसका प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। इसी तरह मैं कुछ शब्द आपको दे रही हूँ, उन शब्दों का विग्रह आपको खुद को करना है। जैसे पंचगंगम यहाँ लिख रही हूँ, इनका आपको खुद को करना है। पंचगंगम कर लोगे ना? यस मैम। पंचगंगम, शताब्दी, आगे है द्विमूलम, द्विमूलम, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। ओके, ये जो शब्द दिए हैं इनका आपको क्या करना है, विग्रह करना है और अपनी फेर नोटबुक में करना है। ओके, समझ में नहीं आए तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगी, गलती नहीं करनी है। जैसे मैंने करवाया है एक बार फिर से बता रही हूँ, ये संपूर्ण पद है नपुंसकलिंग के एक वचन का, विग्रह करेंगे तो षष्ठी बहुवचन में चलेंगे। जैसे पंच का षष्ठी बहुवचन क्या होगा, गंग का बहुवचन क्या होगा, सत का बहुवचन क्या होगा, अब्दी का बहुवचन क्या होगा, द्वि का बहुवचन, मुनि का बहुवचन, अष्ट का बहुवचन और ध्यायी का बहुवचन है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका ये द्विगु समास है, ये पूरा हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से आगे अध्ययन करेंगे। इतने आप जो आपको होमवर्क दिया है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है, इधर उधर देख के नहीं करना है। जितना आपको आता है ना, जैसा आता है वैसा ही करना है। ओके, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये दोहरा दूंगी वापस से, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।